वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 1 के फर्दर और भी कुछ टॉपिक्स हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था बिजनेस एक्टिविटी क्लासिफिकेशन के बारे में। बिजनेस एक्टिविटी क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में था, एक तरफ हमारा इंडस्ट्री था, एक तरफ हमारा कॉमर्स था। इंडस्ट्री के 3 हिस्से थे, फर्स्ट इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स की। किसकी बात करेंगे? कॉमर्स की। कॉमर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 हिस्सों में है, फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, आप जो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कॉमर्स के, जैसे मैंने आपको सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में बताया था, फिर प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। हम सबसे पहले जानते हैं ये कॉमर्स है क्या। देखो भाई, जहां तक बात आती है कॉमर्स की, तो कॉमर्स तब आता है जब कोई प्रॉब्लम अराइज होता है। जैसे तुम सिंपल सा सोचो कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में गुड्स को प्रोड्यूस करें, क्या करें? गुड्स को प्रोड्यूस करें, लेकिन व्हाट इफ वो गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच ही ना पाए। व्हाट इफ वो कुछ प्रोड्यूस करके उस प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री में ही रह जाए, अल्टीमेट मार्केट तक ना पहुंच पाए, तो क्या उस गुड्स की कोई वैल्यू है क्या? क्या प्रोडक्शन की कोई वैल्यू है क्या? क्या इसमें बिजनेस को कोई बेनिफिट है क्या? नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि गुड्स का प्रोडक्शन इनफ नहीं होता, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग इनफ नहीं होता। गुड्स के प्रोडक्शन और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उस गुड्स का अल्टीमेट कंज्यूमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रोडक्शन का सामान या फिर प्रोड्यूस करने के बाद सामान कंज्यूमर तक पहुंचाना कोई आसान चीज नहीं होती। उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और उन्हीं इश्यूज और उन्हीं प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हिंड्रेंसेस का नाम दिया जाता है। और इन्हीं हिंड्रेंसेस को, इन्हीं प्रॉब्लम्स को, इन्हीं इश्यूज को दूर करने के लिए और दूर करके प्रोड्यूस प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो मदद करता है, वो कौन मदद करता है? कॉमर्स मदद करता है। तो आप ये कह सकते हो कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज। क्या कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज को काउंट किया जाता है जिन एक्टिविटीज के थ्रू हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा पाते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे कॉमर्स के हिस्से में 2 चीजें हैं, एक है ट्रेड, दूसरा है एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड में सबसे पहला पॉइंट यहां पर रखा गया, दैट्स कॉल्ड रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। जैसे कॉमर्स के फंक्शंस हैं, क्या है? कॉमर्स के फंक्शंस हैं। तो कॉमर्स के यहाँ पे मैक्सिमम आपके सामने 6 फंक्शंस दिए हुए, क्या दिए हुए हैं? 6 फंक्शंस दिए हुए हैं, और ये 6 फंक्शंस 6 एक्टिविटीज को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच हेल्प इन डिटर आउट द हिंड्रेंसेस। ठीक है, जो हिंड्रेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हटाने में मदद करने के लिए जो काम किया जाता है, उन सारे काम को कॉमर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले चीज है कि अगर मैं, मान लेते मैं मैन्युफैक्चर हूं, मैंने सामान बना के रख लिया, लेकिन मैं कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या मैं कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रहा? मतलब किसी न किसी की तो जरूरत है ना, कि जो मुझसे सामान लेके कंज्यूमर तक उस सामान को पहुंचा सके। उसमें इंसान की जरूरत होती है, और वो इंसान कौन होते हैं? तो इंसान होलसेलर होंगे। वो इंसान कौन होंगे? रिटेलर होंगे। विच मीन्स आई एम मैन्युफैक्चरर, जो मुझसे सामान लेगा वो होलसेलर होगा, बल्क में लेगा, फिर वो सामान आगे रिटेलर को पास करेगा, फिर वो रिटेलर आगे जाके कंज्यूमर को पास करेगा। तो इस एक्टिविटी से, इस होलसेलर और इस रिटेलर के आने से जो पर्सन की दिक्कत है कि कौन मेरे यहां से सामान लेके कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होलसेलर और रिटेलर या कोई एजेंट आके इस प्रॉब्लम को क्या कर देता है? सॉल्व कर देता है। और इसीलिए कहा जाता है ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड में हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज ही तो करते हैं। मतलब मुझसे लेके गया और सामने वाले को दे दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेड, एंड दैट्स व्हाई ट्रेड हेल्प अस इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। कि कौन लेके जाएगा, कौन पहुंचाएगा कंज्यूमर तक, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। और जो इंसान मदद करता है, आप कहोगे वो इंसान ट्रेडर है। और जिस एक्टिविटी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उस एक्टिविटी को कहा जाता है यहाँ पे ट्रेड। क्या कहा जाता है? ट्रेड। तो उम्मीद है आप ट्रेड का एस्पेक्ट समझ चुके होंगे कि ट्रेड क्यों किया जाता है और ट्रेड से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, और ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ट्रेड ही ना हो तो सामान परा का परा रह जाए, यहाँ पे कंज्यूमर तक वो सामान नहीं पहुंच पाए, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो। अब जहां तक ट्रेड की बात आती है, तो ट्रेड पे आपका प्रॉपर चैप्टर है आगे जाके, लेकिन यहाँ पे उसी का कुछ एक आप कह सकते हो कि सिनॉप्सिस के तौर पे यहाँ पे दिया गया है।
ट्रेड के दो हिस्से हैं, एक है इंटरनल ट्रेड और दूसरा है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का सिंपल सा मतलब होता है जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर ट्रेड हो, और एक्सटर्नल जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर के साथ साथ बाहर वालों के साथ जो हम ट्रेड करते हैं वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि एक्सटर्नल ट्रेड हमारी कंट्री के बाउंड्री के बाहर होता है, नहीं, हमारे लोग और बाहर विदेशों के लोग के बीच में जो ट्रेड होता है वो एक्सटर्नल ट्रेड का कंसिडरेशन काम किया जाता है। अब इंटरनल ट्रेड में दो चीजें, जो अंदर वाला बिजनेस होता है, कंट्री वाला बिजनेस होता है, वो दो हिस्सों में होता है, एक होता है रिटेल और एक होता है होलसेल। रिटेल का मतलब होता है गुड्स में डील करना एट स्मॉलर क्वांटिटी और इन स्मॉलर क्वांटिटी, मतलब छोटे छोटे क्वांटिटीज में गुड्स को ऑफर करना कंज्यूमर तक, दिस इज व्हाट वी कॉल रिटेल। लेकिन होलसेल का मतलब क्या, बल्क में खरीदना, ठीक है, क्या करना, मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदना, फिर उसको रिटेलर तक पहुंचाना या फिर रिटेलर को भी बल्क में देना, दिस इज व्हाट वी कॉल होलसेल। लेकिन आपको पता है रिटेलर लेता तो बल्क में है लेकिन देता स्मॉलर क्वांटिटी में है। तो जो कंज्यूमर का रिश्ता होता है, जो फाइनल बाजार में जो कंज्यूमर का रिश्ता होता है वो रिटेलर से होता है, लेकिन रिटेलर बल्क में कहां से लेके आता है, होलसेलर से, और होलसेलर उससे भी बल्क में किसे खरीदता है, आपके मैन्युफैक्चरर से या फिर प्रोड्यूसर से। तो इसीलिए इंटरनल ट्रेड में आपके सामने दो ट्रेड आ जाते हैं, रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, आप यहाँ पे कह सकते हो कि विदेशी व्यापार, ठीक है, आप यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड भी से कंसिडर कर सकते हो। तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपके सामने तीन चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। अब बात आती है, आप इसको इंटरपोर्ट भी कह सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, एक्सपोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हमारे यहाँ के लोग विदेशों के लोगों को कुछ बेचते हैं, विच मीन्स इंडिया कुछ सेल कर रहा है ओवरसीज फॉरेन कंट्रीज को, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट की बात आती है व्हेन वी परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, दिस इज व्हाट वी कॉल इंपोर्ट। तो अगर आप उनसे खरीदेंगे, विदेशों से खरीदेंगे, ये क्या कहा जाएगा, इंपोर्ट कहा जाएगा। लेकिन अगर हम विदेशों में जाके बेचेंगे, इसे क्या कहा जाएगा, एक्सपोर्ट। अब जरा समझिएगा इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का क्या है, मिक्सचर है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिएगा, जैसे आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे बेहतरीन डायमंड इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री का मतलब क्या, डायमंड निकालने वाला इंडस्ट्री नहीं, डायमंड की कटिंग, डायमंड की पॉलिशिंग, इसका जो सबसे बेहतरीन काम होता है दुनिया में वो इंडिया में होता है। ऐसा कहा भी जाता है अप्रोक्सीमेटली जो 90% डायमंड्स होते हैं वो इंडिया में ही आते हैं अपनी कटिंग और पॉलिशिंग के लिए, और वर्ल्ड रिनाउंड इंडस्ट्री इंडिया में एग्जिस्ट करता है, आपको पता होगा। तो एक्चुअली होता क्या है, जितने भी डायमंड मर्चेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो रॉ डायमंड होते हैं, जो अनकट डायमंड होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे खदानों से निकलते हैं, उनको ये खरीदते हैं। ठीक है, खरीदने के बाद ये इनकी कटिंग करते हैं, ये इनकी पॉलिशिंग करते हैं। कटिंग और पॉलिशिंग जो भी करने के, उनको प्रोसेस करने का मतलब उसको डायमंड का रूप देने के बाद फिर इसी डायमंड को वो पूरी दुनिया में क्या करते हैं, बेचते हैं। तो पहले पूरी दुनिया से रॉ खरीदा, तो पूरी दुनिया से रॉ खरीदा विच मीन से क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया, और फिर उसको फिनिश करके, उसको प्रोसेस करके वापस पूरी दुनिया को बेच दिया, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपोर्ट। तो जब हम इंपोर्ट करके उसी चीज को और बेहतर करके एक्सपोर्ट करते हैं, इसी एक्टिविटी को कहा जाता है इंटरपोर्ट, जो कि अपने आप में एक बहुत नया फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से भी चलता आता है। तो उम्मीद है आपको एक्सटर्नल ट्रेड हो चुका होगा क्लियर। और ये सारी चीजें याद रख लीजिएगा, ये सारी चीजें हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को क्या करती हैं, रिमूव करती हैं। अब आपके सामने आता है कॉमर्स में दूसरा हिस्सा दैट्स कॉल्ड एड्स टू ट्रेड, मतलब ये चीजें ट्रेड में भी मदद करती हैं। ठीक है, ये चीजें और भी जो फर्दर एक्टिविटीज होती है उनमें भी मदद करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमर्स के सर्टेन फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस में ही चीजों को रखा गया है। तो आप देखोगे कॉमर्स के जो मेजर और 5 फंक्शंस आपके सामने दिए गए हैं वो ये हैं, दैट कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, एंड कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। मतलब प्लेस की प्रॉब्लम, टाइम की प्रॉब्लम, एक्सचेंज की प्रॉब्लम, रिस्क की प्रॉब्लम और नॉलेज की प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हमारा कॉमर्स हमारी मदद करता है। और इन चीजों को एक तरफ, एक साइड क्लासिफाई कर दिया जाता है एज अ एड्स टू ट्रेड, मतलब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्योंकि अब देखो जरा, अगर जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया, अब मुझे कोई चाहिए कि इस गुड्स को उठा के कस्टमर तक कोई पहुंचाए, तो उसके लिए कौन आ गया, ट्रेडर आ गया। हाँ जी सर, मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। बट वो ट्रेडर अपने सर पे लेके जाएगा क्या, नहीं, उस ट्रेडर को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कि जहां पे सामान मैन्युफैक्चर हुआ है
वहां सामान को उठाए और मार्केट में उस प्रॉपर रिटेल की दुकान तक उस सामान को पहुंचाया जाए। सो फॉर दैट आपको पता है कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, आई रिपीट, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन, इन दोनों में डिफरेंसेस है। ये दोनों दूरी पे हैं, प्रोडक्शन कहीं और हुआ और कंजम्पशन कहीं और हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो ऑरेंजेस फेमस है वो नागपुर के हैं, तो भाई नागपुर में वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बिक कहाँ रहे हैं, उनको बेचा जा रहा है आपके पूरी दुनिया में, ठीक है। पश्मीना जो कि वूल का एक फॉर्म है, क्या है, वूल का एक फॉर्म है, ठीक है। पश्मीना फेमस कहाँ का, कश्मीर का, बनता कहाँ है, कश्मीर में, लेकिन बिकता कहाँ है, पूरी दुनिया में नजर आता है, ठीक है। अगर आप बनारसी फैब्रिक की बात करते हो, सिल्क की बात करते हो, तो बनारसी साड़ी जनरली अगर आप देखोगे तो खैर बनती तो पूरी और भी जगहों पे, लेकिन स्पेशली अगर आप देखोगे तो बनारस में बनती है। लेकिन जो बनारस में बनारसी साड़ियां बनती हैं वो बिकती पूरे इंडिया में है और पूरी दुनिया में है। तो सवाल है कि उसको पूरी दुनिया में कौन लेके जाता है, नागपुर के ऑरेंजेस को पूरी दुनिया में लेके कौन जाता है, या फिर कश्मीर की पश्मीना शॉल को पूरी दुनिया में लेके कौन जाता है, तो वो लेके जाता है हमारा ट्रांसपोर्टर। क्या, ट्रांसपोर्टर। लेके जाने वाला इंसान तो हमारा ट्रेडर ही है, ठीक है, लेकिन वो ट्रेडर को भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन की इस दूरी को खत्म करने के लिए यहां पे आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी और वो होगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन। और इसीलिए जो दूरी की दिक्कत है, जो प्लेस की दिक्कत है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन आता है, एंड दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन को कहा जाता है एज अ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और ट्रेड में भी उसको मदद करता है। दूसरी चीज, चलो भाई ये तो बात हो गई, अब जो एक और बात हो जाती है, जैसे अगर हम जनरली देखते हैं कि जो स्वेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो स्वेटर्स होते हैं, जो विंटर वेयर्स होते हैं, वो बनते कब है, समर्स में, ठीक, किसमें बनते हैं, समर्स में, गर्मियों में स्वेटर्स बनते हैं, लेकिन बिकते कब हैं, बिकते ठंडे में हैं। तो सवाल है कि जब उनको गर्मियों में बनाया जाता है लेकिन अल्टीमेटली वो बिकेंगे ठंडे में, तो जो बीच का समय है, जो बीच का टाइम गैप है, उस टाइम गैप में वो चीजें रहेंगी कहां, ये भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि जो अनियंस है, जो प्याज हैं, वो उनको प्रोड्यूस कर लिया गया, लेकिन क्या वो डायरेक्टली खेत से बाजार में बेच दी जाती है क्या, कि हाँ जी बेच दो बेच दो बेच दो, नहीं, कुछ वक्त के लिए उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, व्हिच मींस बिटवीन टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड बिटवीन टाइम ऑफ कंजम्पशन, इन दोनों में गैप होता है। सामान के बनने का वक्त और सामान के कंज्यूम होने का वक्त, इन दोनों समय में अंतर होता है, लेकिन इन दोनों टाइम गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे एक चीज की मदद ली जाती है, एक एक्टिविटी की मदद ली जाती है, जिस एक्टिविटी का यहाँ पे आपका नाम रखा जाएगा, दैट्स कॉल्ड वेयर हाउसिंग। क्या रखा जाएगा, वेयर हाउसिंग। आप उसको स्टोरेज भी कह सकते हो, क्योंकि सुने सिंपल सा, इस बात को समझिएगा कि जो स्वेटर्स हैं उनको गर्मी में बना के रख लिया गया, लेकिन कहां रखा गया, वेयर हाउस में। फिर जब ठंडा आएगा, जब विंटर सीजन आएगा, तो उसी वेयर हाउस से धीरे धीरे करके स्टॉक को निकाला जाएगा और बाजार में बेचा जाएगा। अनियंस के साथ भी यही होता है, फ्रूट्स के साथ भी यही होता है, ग्रेन्स के साथ भी क्या होता है, यही होता है। इसीलिए ये जो टाइम गैप की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारा स्टोरेज या फिर वेयर हाउसिंग हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है आपके सामने के, देखो भाई, ये ट्रेडर भाई बिजनेस करेगा, ठीक है, सामान लेके जाएगा और सामान अल्टीमेटली क्या करेगा, कंज्यूमर को बेचेगा। लेकिन ट्रेडर को, होलसेलर को, या फिर जो भी ट्रेडर है उसको मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करना होगा, ठीक है, और उसको कंज्यूमर से पेमेंट लेना होगा। तो पेमेंट करने के लिए और पेमेंट लेने के लिए कुछ भी एक्सचेंज का जो मीडियम होना चाहिए ना, तो एक्सचेंज का मीडियम मनी है, और उस मनी का रिश्ता हमारे किसके साथ हो जाता है, बैंक के साथ, क्योंकि ट्रेडर अपने पॉकेट में कैश लेके तो नहीं चल सकता ना आज के वक्त, ठीक है। तो इसीलिए आज के टाइम पे जो पेमेंट वाली प्रॉब्लम्स है, जो एक्सचेंज वाली प्रॉब्लम है, जो मनी इशू है, उस मनी इशू को सॉल्व करने में आज आपकी मदद कौन करता है, बैंक। क्योंकि ये ट्रेडर अपने मैन्युफैक्चरर को चेक इशू करेगा और ये ट्रेडर अपने कस्टमर से पेमेंट लेगा। तो जब तक उस पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में नहीं डालेगा, तब तक वो अपने मैन्युफैक्चरर को पेमेंट कैसे कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपके यहाँ जो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज है, भाई ये लेन देन कैसे होगा, लेन देन का कुछ तो कुछ बेस होना चाहिए ना। वो सिंपली सामान ले गए और सामान दे दिया, यहाँ पे चैरिटी तो कर नहीं रहे, यहाँ पे बिजनेस करें, मतलब पेमेंट का सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका एक्सचेंज का प्रॉब्लम है, उस एक्सचेंज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई एक्टिविटी आपके सामने आती है, और उस एक्टिविटी का नाम क्या हो जाता है, बैंकिंग हो जाता है। नेक्स्ट, चलो भाई ठीक है,
आपने प्लेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अच्छी बात है। आपने आपके टाइम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ये भी अच्छी बात है। आपने रिस्क को भी आपने एक्सचेंज के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, ये भी अच्छी बात है। अब बात आती है रिस्क। जैसे व्हाट इफ अगर ट्रेडर सामान लेके जा रहा था अपने ट्रक से और वो ट्रक एक्सीडेंट कर गया और उससे हो गया बहुत बड़ा नुकसान, ठीक है। व्हाट इफ अगर यहाँ पे किसी ट्रेडर का वेयर हाउस था, गोडाउन में लग गया आग और पूरे सामान जल के हो गया राख, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है रिस्क, क्या है, रिस्क की प्रॉब्लम है। इस रिस्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज आती है, जो चीज का नाम होता है इंश्योरेंस। क्या होता है? इंश्योरेंस। आपको पता होगा व्हीकल का भी इंश्योरेंस होता है, आपको पता है जो आपकी फैक्ट्री है, जो आपका वेयर हाउस है, गोडाउन है, उसका भी इंश्योरेंस होता है। जो आपके गुड्स लेके जाए जा रहे हैं, आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, तो सामान लेके जाए जा रहे हैं, उनका भी इंश्योरेंस होता है। तो इसीलिए इन रिस्क की प्रॉब्लम से बचने के लिए ट्रेडर क्या करवाता है? इंश्योरेंस करवाता है। एंड दैट्स व्हाई इंश्योरेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क इशू को सॉल्व कौन करता है? इंश्योरेंस करता है। नेक्स्ट आपके सामने है दैट्स कॉल्ड रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। देखो भाई, अब बीइंग अ मैन्युफैक्चरर मैंने सामान प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि सामान मार्केट में है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखते हो कि बहुत सारे नए नए फोन के ये मॉडल्स आते हैं, ठीक है, कोई भी हो। एप्पल का आप एग्जांपल ले सकते हो। एप्पल आईफोन का जब भी एक नया मॉडल आता है, अब देखते हो एप्पल उसको बढ़ चढ़ के ऐड में लेके आता है, वेदर वो फेसबुक पे ऐड कर रहा हो या इंस्टाग्राम पे ऐड कर रहा हो या फिर टीवी पे ऐड कर रहा हो, हर जगह ऐड करता है। क्यों ऐड करता है? कोई भी ऐड क्यों करता है? कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड है, ऐड करने की जरूरत क्या है? एडवर्टाइज करने की जरूरत क्या है? देखो, एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस कंज्यूमर को, उस कस्टमर को ये नॉलेज होता है, उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या होती है? उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट बनाना इनफ नहीं है, प्रोडक्ट बना लेना, मैन्युफैक्चर कर लेना काफी नहीं है। उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि हाँ जी, इस बाजार में ये सामान अवेलेबल है, तभी तो ये कंज्यूमर खरीदेगा। दिस इज द मेन थिंग। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है? एडवर्टीजमेंट से। किसे किया जाता है? एडवर्टीजमेंट से। या फिर आप इसको एज अ कम्युनिकेशन फैक्टर के तौर पे भी ले सकते हो। इसलिए जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं, कहीं ना कहीं ऐड जरूर करते हैं, क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन, जब सामने वाले को पता ही नहीं होगा कि ये सामान अवेलेबल है, वो आपका ये सामान खरीदेगा कैसे? इनफैक्ट वो पूछ भी नहीं पाएगा कि भैया ये सामान है, ये सामान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सामान को बेचने के लिए सामान की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के बीच में होनी चाहिए, तभी उस कंज्यूमर को हम ये सामान बेच पाएंगे। और आपको पता होगा, अगर कोई सामान नया है, क्या है, अगर कोई सामान अगर नया है तो कंज्यूमर नहीं खरीदना चाहता है जब तक उसको सारी चीजों के बारे में पता ना हो। तो चलिए, यहाँ पे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके सामने एड्स टू ट्रेड्स दे दिया गया। अब फिर से हम देखते हैं सारे पॉइंट्स को। हम बात कर रहे थे कॉमर्स की। कॉमर्स एक बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा है, इंडस्ट्री भी एक बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा है। तो बिजनेस एक्टिविटी दो हिस्सों में बटा था, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री तीन हिस्सों में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कॉमर्स की बात आ जाए तो कॉमर्स तीन हिस्सों में बट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बात आती है कॉमर्स का फंक्शन क्या है, कॉमर्स करता क्या है। सो कॉमर्स का फंक्शन है, कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, टाइम, रिस्क, एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन। इसके लिए सारे एक्टिविटीज आपके सामने रखे गए हैं। यहाँ पे हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को सॉल्व करने के लिए ट्रेड की बात की जाती है, यहाँ पे हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, देन टाइम के लिए वेयर हाउसिंग, देन एक्सचेंज के लिए आपका हो जाता है बैंकिंग, देन रिस्क के लिए हो जाता है इंश्योरेंस एंड इंफॉर्मेशन के लिए हो जाता है एडवर्टीजमेंट। सो यहाँ पे टॉपिक हो जाता है ओवर। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट हो चुके होंगे क्लियर। सो गो थ्रू योर बुक्स। If you have any doubt, please contact me, and yes, stay tuned for the last topic. Thank you.